जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब नाजरीन को। आज हमने ये प्रोग्राम रखा है टैक्सी सेक्टर के ऊपर। जब से ये कोरोना बुहरान शुरू हुआ है, टैक्सी सेक्टर भी एक बड़े बुहरान का शिकार हुआ है। इस सिलसिले में हमने दावत दी है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान है जनाब आसिफ गोंदल साहब, टैक्सी सेक्टर से इनका तल्लुक है, किसी तारफ के मुताज नहीं है। सरफराज मेहंदी साहब हमेशा टैक्सी सेक्टर के और बाकी मामलात में काफ़ी चीज़ें लिखते रहते हैं, आप उनसे वाकिफ हैं। असगर बागड़ी साहब किसी तारफ के मुताज नहीं है। तो मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगा। अपने पहले सबसे पहले अपने तीनों मेहमानों को वेलकम कहता हूं। प्रोग्राम का मैं आगाज करूंगा सरफराज मेहंदी साहब से। सरफराज मेहंदी साहब, आप ये बताएं कि टैक्सी सेक्टर हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिन से एहतजाज कर रहे हैं, रोज धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं कि बैंकिंग के मामलात जो हैं टैक्सी सेक्टर के किस हद तक बैंक के साथ तय पाए हैं। जी सरफराज मेहंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आतिफ भाई आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लाइव लिया। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि ये प्रोटेस्ट वगैरह क्यों हो रहे हैं, उसकी जो मेन वजह आपको पता है कि बहुत ज्यादा हालात है जो तंग हो गया है। एक अक्सरियत जो है टैक्सी मालिकान की, वो अपनी इकसाद को अदा करने से कासर है। ठीक है, उसके अलावा और आपके बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, जाहिर है आप वो भी नहीं कर सकते। जाहिर है आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने फैमिली के जो वाजबात है वो भी अदा करने हैं, मकान का रेंट वगैरह भी अदा करना है। जिस वक्त ये पैंडेमिक या ये वबा फैली थी, मेरे ख्याल में उस वक्त हम अगर कोई इस तरह की प्लानिंग कर लेते तो हमारे लिए ये ज्यादा बेहतर था। ये सिचुएशन इस लेवल तक पहुंचनी नहीं थी। तो अब जो मामलात हो गया, आपको भी पता है कि इस सिलसिले में बैंकों का भी कोई कसूर नहीं है। बैंक जो आपको लोन वगैरह जो पैसे वगैरह देता है, वो भी पता है कि काफी सारे लोगों के पैसे या किसी इदारों से पैसे लेकर वो आप लोगों को फैसिलिटेट करता है कि आप बिजनेस वगैरह स्टार्ट करें, इस बिजनेस के जरिए आप एक्सपेंड करें और ज्यादा से ज्यादा मईशत है जो वो आपकी अच्छी हो। ठीक है, बैंक है जो वो अपनी जगह पे भी मजबूर है, लेकिन अब जो तरीकाकार वो चाह रहे हैं कि आपसे वो इकसात वगैरह नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो सूद की रकम बनती है, या इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि जिसे प्रीमा दी रियस्को या कमीशन दे रियस्को कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि सब जब आपको कोई बड़ा लोन देता है तो उस पर वो ज्यादा चार्जेस लेता है। चार्जेस क्यों लेता है? फॉर एग्जाम्पल कि मेरी महीने की 1 या 2 हजार यूरो तनख्वाह है और मैं एक बंदे से 60 या 70 हजार यूरो 11 साल के लिए ले रहा हूँ। अब अगर मेरी 1000-1500 तनख्वाह है तो बैंक ने ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है कि एक बंदा मुझसे 60-70 हजार यूरो का कर्जा ले रहा है, जबकि इसकी तनख्वाह है जो, या इसकी सैलरी है जो 1000 या 1500 यूरो है। ये बंदा ज़ाहिर है इसने वाजबात भी अपने अदा करने, अपना लिविंग और सारी चीजें वगैरह निकाली है। बंदा कितनी अरसे में ये चीजें जेडी रिटर्न कर सकेगा? उस हिसाब से जो आपकी कमीशन दे रियस को होती है वो शुरू के साल जो 4 या 5 साल होते हैं उसमें ज्यादा होती है। दूसरी वजह कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो बैंक के साथ होता है, वो नहीं होता, क्योंकि आपके मामलात ज़ाहिर है इतनी बड़ी रकम लेते हैं तो उस बैंक को भी ज़ाहिर है तफजात होते हैं। इस वजह से वो आपसे कमीशन दे रियस को ज्यादा लेता है। अब उसकी बुनियादी वजह जो पैंडेमिक या वबा आई है उसकी वजह से बैंक आपसे सिर्फ सूद की रकम ले रहा है, या जो मैंने पहले कहा थे प्रीमा दे रियस को आपसे ले रहा है। इंशाल्लाह 15 महीने की पहले तकरीबन उन्होंने साल की दी थी, लेकिन 8-9 महीने गुजरने के बाद बाकी जो 3-4 महीने रहते हैं उनको इंक्लूड करके उन्होंने 15 माह को आपकी मजीद एक्सटेंशन या मोराटोरियम दिया है। तो मेरे ख्याल में ये टैक्सी सेक्टर के लिए बहुत सरफराज बड़ा मेहंदी रिलीफ। साहब, जी सरफराज मेहंदी साहब, आप ये बताएं कि क्या ये मामलात बैंक के साथ टैक्सी सेक्टर के सेटल हो चुके हैं कि हम आपको ये एक्सटेंशन जो है 15 माह की देंगे, या अभी ये मामलात अभी जारी हैं इनके साथ? जो अभी अभी क्या मुआहदा हो चुका है बैंक के साथ ये टैक्सी सेक्टर का, उन्होंने कहा है कि हम आपको ये 15 माह तक देंगे? आतिफ भाई, बैंक के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि बैंक के पास बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज हो जानी है। वो उनके जो एसेट थे वो इस वक्त उनकी लाइबिलिटीज बनी हुई है, उनके वाजबात बने हुए हैं। अगर इतनी ज्यादा तादाद में बंदे कहते हैं कि ठीक है जी आप हमसे लाइसेंस ले ले, खरीदार कौन है? ठीक है, खरीदार भी तो मार्केट में है, लेकिन उसकी मेन जो वजह है अवाम के पास पैसा नहीं है, लेवरेज वगैरह नहीं है कि उसी पैसे से बंदा है जो वो उन्हीं लाइसेंस को खरीद सके। इस वजह से आज इस वक्त सारी दुनिया की जो मईशत है वो कोलैप्स की हुई है।
जो सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं ये बैंकों को मजबूर कर रही हैं कि या आप इन्हें मोराटोरियम दें, जितना ज्यादा दें ज्यादा ठीक है, क्योंकि जिस वक्त ज्यादा स्पेंडिंग होगी इंशाल्लाह मैशत भी अपने कदमों पे हो जाएगी। अगर ये तरीकाकार किया गया कि मोराटोरियम ना दिया गया तो मैशत तो मजीद नीचे आएगी। तो बैंकों के एक लिहाज से अपनी मजबूरी है, इस सिलसिले में हुकूमतें जो बैंकों के साथ मुज़ाकरात कर रही हैं। आपने देखा हो गया कि जब किसी किस्म का बहरान आता है, बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े जो बैंक हैं वो डाउन साइजिंग करते हैं। डाउन साइजिंग का मतलब है कि अपने जो वर्कर होते हैं उन्हें इस तरह कह ले कि कम कर देते हैं। अगर उनके पहले ऑफिस ज्यादा थे, आप उन जाहिर है जब बंदों की तादाद कम होनी है तो ऑफिस की तादाद है जी, ऑफिस की जो तादाद है वो भी कम हो जाएगी। तो बाकी मुज़ाकरात की जो बात आप कर रहे हैं, जी इंशाल्लाह शुक्रिया। इंशाल्लाह तकरीबन 70 या 80% मामलात हैं। कुछ चीजों पर अभी तक इतफाक नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो बात है वो कल आपको पता है कि टैक्सी सेक्टर की जो तंजीम है उसमें ज्यादा नुमाया या जो सरे फहरिस्त है वो एलीते ताक्सी है, उसके कल इंशाल्लाह मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तकरीबन जो दो बड़े बैंक हैं, आप कह सकते हैं कि 80% हमारे जो लाइसेंस हैं वो इसके लाकाशा के साथ है, बाकी 20 या समथिंग है जो वो बेबे उबिया के साथ है, इन दो बड़े बैंकों के साथ। और उसके अलावा इसका जो ई में जो उसके आला उहदेदारान है उनके साथ भी मीटिंग करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में खुशखबरी मिलेगी। जी आतिफ। जी बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज मेहंदी साहब। मैं आऊँगा असगर बागड़ी साहब। असगर बागड़ी साहब, बहुत शुक्रिया, पहले आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। बागड़ी साहब आप ये बताएं कि टैक्सी प्राइस है वो बहुत हद तक गिर गई है, क्या मजीद गिरने का इम्कान है इस कोरोना बहरान की वजह से? जी बागड़ी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गोंदा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि आतिफ भाई, प्राइस आप पहले जानते हैं कि इससे पहले 1,50,000 से ऊपर ऊपर थी, लेकिन अब जो प्राइस जो आ गई है वो 90-95 या राउंड अबाउट 1,00,000 यूरो के करीब आ गई है। मैं समझता हूँ कि अभी भी हालात किसी तरह सुधरने की तरफ नहीं जा रहे। जो फिलहाल पोजीशन है ये दिन ब दिन बदतर हो रही है, हालात जो है ना वो बेहतर नहीं हो रहे, और बैंकों ने भी पैसे देने जो है ना वो लोगों को कर्जा देना वो नहीं कर रहे। इसलिए इस वजह से जो है ना वो लोग लाइसेंस तो मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन वजह क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग खरीद बैंक अगर पैसा देगा तो लोग लाइसेंस खरीदेंगे। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी भी जो लाइसेंस की कीमत है वो डाउन होगी, और वो मैं समझता हूँ कि आई थिंक सो, जो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार यूरो मजीद जो ना इसकी प्राइस डाउन होगी। यही वजह है, इस वजह से वो जो बैंक कर्जा नहीं दे रहे, वगरना हर बंदा चाहता है कि यार ये 90,000 या लाख का लाइसेंस है तो मैं ले लूँ, मैं भी आने वाले दिनों में ये बेहतरी आए और ये ठीक हो जाए। लेकिन इतने पैसे तो किसी के पास नहीं है कि वो डायरेक्ट दे के वो नगद पैसों से खरीदे। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मार्केट में लाइसेंस ज्यादा होंगे और इस वजह से कीमतें जो ना वो मजीद 10-15 हज़ार यूरो तक मजीद गिरेंगी। जी आता भाई। जी बहुत शुक्रिया असगर बागड़ी साहब। मैं आऊँगा आसम गोंदल साहब की तरफ। आसम गोंदल साहब आप ये बताएं कि इस बुहरान में, कोरोना बुहरान में तकरीबन 8 माह हो गए हैं। अब ये बताएं कि जो हमारा जो टैक्सी सेक्टर है उसका काम किस हद तक गिर चुका है? जी आसम गोंदल साहब। जी बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टैक्सी सेक्टर जो है इस वक्त है, तकरीबन हमारा काम जो है 80% जो है ना गिर चुका है। कुछ दोस्त बोल रहे थे कि 85 राउंड अबाउट जो है ना 80% जो है ना काफी ज्यादा काम गिर गया हुआ है। आप खुद अंदाजा लगा लें, जो जो 12 घंटे में तुरनों में जो 300 लेकर जाता था वो आप 30 यूरो पे आ गया हुआ है। 30-40 यूरो 50 यूरो यही एवरेज जा रही है आजकल। जो आप जिधर भी जाएंगे, जो पराधे हैं वो फुल आपको नजर आएंगे। गली में घूमेंगे आपको 2-2 3-3 घंटे सवारी नहीं मिलेगी। इस वक्त बहुत ज्यादा बहरान का शिकार है टैक्सी सेक्टर, माली बहरान। और इसमें जो है ना कोई हुकूमत भी कोई हेल्प नहीं कर रही टैक्सी सेक्टर की, जो है ना तकरीबन 80% काम है वो गिर चुका है।
क्योंकि जो है स्पेन, स्पेशली बार्सिलोना, टूरिज्म पे डिपेंड करता है। जब टूरिस्ट नहीं होगा तो काम गिरेगा, जब बारको नहीं आएंगे तो काम गिरेगा। होटल जो है वो जो, जिस एक दोस्त से बात हो रही थी होटल वाले से, वो बता रहा था जो है ना, उनके होटल में 120 रूम है, वो कह रहा था सिर्फ 5 जो है ना वो दो है, बिजी है। बाकी देख लो आप, इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना टूरिस्ट आ रहा है। एयरपोर्ट पे जाएं आप, 6-6 घंटे लग रहे हैं, 7-7 घंटे लग रहे हैं। इससे भी आप बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा हमारा काम जो है गिर गया है। इससे कोई छुपा नहीं है, जो कोई भी दोस्त जो है, जो सुबह जाता है रात को आता है, 100 यूरो, 80 यूरो, 70 यूरो लेकर आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लें, काफी ज्यादा काम गिर नहीं गया तो है। अगर इन्होंने ऐलान किया है, तकरीबन 9 मई का इन्होंने ऐलान किया है कि ये जो कर्फ्यू है 9 मई तक जा सकता है, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो अगर ये कर्फ्यू मजीद एक्सटेंड होता है, अगर 9 मई तक ही जाता है, तो क्या इसमें मजीद बुहरान का शिकार हो सकता है ये सेक्टर, टैक्सी सेक्टर? जी या तो भाई, जिस तरह के इन्होंने लगाया हुआ है अभी कर्फ्यू, रात को जो है रेस्टोरेंट, बारें, हर चीज बंद है। और वीकेंड पे भी आप एक बारियों से दूसरी में नहीं जा सकते। बार्सिलोना वाले बार्सिलोना नहीं जा सकते, बार्सिलोना वाले बार्सिलोना नहीं जा सकते। पहले जो, जब आप खत्म हुआ था उस वक्त काम बेहतर होना शुरू हो गया था, लेकिन दोबारा जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया है तो दोबारा जो है वो काम मुसलसल दिन ब दिन नीचे जा रहा है जो है ना। इसमें बेहतरी नहीं नजर आ रही, बल्कि बद से बदतर हो रहा है काम। अगर हो जी सकता है कोई वैक्सीन आ जाए, या जो लॉकडाउन में वो नरमी करें, जैसे पहले इन्होंने नरमी की थी, बारें, रेस्टोरेंट ओपन हो जाएं, फिर काम में थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। टूरिस्ट आएगा, उसको भी पता डिपेंड है चलेगा कि हालात रात पे। को। अगर 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 कोरोना के मरीज कम होंगे, हालात बेहतर होंगे, तो फिर बेहतर हो सकता है। मैं आऊंगा सरफराज मेहंदी साहब की तरफ। सरफराज मेहंदी साहब, आप ये बताएं कि बीटीसी लाइसेंस की हम काफी देर पहले बातें सुनते आ रहे हैं कि बीटीसी लाइसेंस जो है उसको रेगुलेट किया जाएगा, और उसको स्पेशल नंबर अलाट किए जाएंगे। और जिस तरह हम टैक्सी सेक्टर में जो टैक्सी लोग चलाते हैं, उन जिस तरह उनकी 2 छुट्टियां, इस तरह इनकी भी 2 छुट्टियां होगी। क्या इस पे अमल दरामद हो चुका है? इस बारे में आप प्लीज बताएं सरफराज मेहंदी साहब। जी आतिफ भाई, इस सिलसिले में जो सबसे जो ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट वो यही है कि इनको नंबर वगैरह या पर्ची जो इंतहाबी निशानी, वो इंतहाबी जो पर्चियां वो इनको लाट वगैरह कर दी गई, इनके ड्रेसेस वगैरह पे सेंड कर दी गई हैं। ये 2 टाइप की पर्चियां है ना, स्टिकर्स आप उन्हें कह सकते हैं कि ये आपने फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आपने लगाने हैं। ये सुर्ख और सब्ज रंग के निशान है, ठीक है। ये पर्चियां होगी, सब्ज रंग वाली जो यो इम पार वाली होगी, और जो रेड वाली होगी यो इम पार होगी। एंट्रे सेमान है, यानी कि आपने एक दिन, हफ्ते के जो 7 दिन है, एक दिन आपने तकरीबन जिस तरह टैक्सी अपनी छुट्टी करती है इस तरह करनी है। बाकी वीकेंड पे जिस तरह 50-50 होता है, इसी तरह इंशाल्लाह इनका निजाम चलेगा। बाकी आपको पता है कि वीटीसी के मामले पर ईमेल और उसके अलावा जनरलितात दे कातालूनिया और यहाँ के जितने भी जो मुतलका इदारे हैं जिनके पास ये सारा कंट्रोल करने का इख्तियार है, उन्होंने बहुत ज्यादा गफलत बरती है। उसकी मेन वजह यही है कि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इतना हाथ नहीं डाला, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इनके इस काम में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व है। आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनको 4 साल का जो 2 साल का जो मोराटोरियम दिया था, इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। आपको पता है कि हमारे तकरीबन 4 साल बड़े जबरदस्त से 2016 से लेकर 2020 तक, तकरीबन 2018 तक जो है, जब हमारा काम उरूज पर था, इन्होंने 2 साल का मोराटोरियम लिया। जो बंदे 2 साल मजीद इंजॉय करना भी चाहते थे, वो इनकी वजह से नहीं इंजॉय कर सके। इन्होंने आधे से ज्यादा हमारा काम है जो वीटीसी पर शिफ्ट हो गया। तो इस सिलसिले में अभी कोई इस तरह की पेशरफ्त नहीं हुई है। पता नहीं ये कंट्रोल करते हैं या नहीं। ये बाकी जो तंजीमात या एसोसिएशन को इन्होंने जो डाटा वगैरह दिया है कि हमने इतने जुर्माने किए, इतने जुर्माने किए, मेरा नहीं ख्याल कि इतने जुर्माने, अगर इतने जुर्माने होते तो अब तक ये कंट्रोल हो जानी थी। इन्होंने बहुत ज्यादा सेक्टर का इस वक्त तक कम से कम बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। आगे भी 2-3 साल ज्यादा मुश्किल है, आप देख सकते। सरफराज मेहंदी साहब, आप ये बताएं, जो 15 मिनट का सुनने में आया था कि वो 15 मिनट का उनको टाइम दिया गया है, क्या उस पर वो अमल दरामद कर रहे हैं जी 15 बिल्कुल मिनट भी वाले नहीं कानून के ऊपर? आतिफ भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरे सारे साथी देख सकते हैं आपके सामने। वो
सवारियां वगैरह उठा रहे हैं, कोई बंदा उन्हें पूछने वाला नहीं है, पुलिस वाले खुद देख रहे होते हैं। कहाँ है वो उनका वो गैरेज वगैरह, या जहां पर जाकर उन्होंने स्टॉप करना था, 15 मिनट के लिए उन्होंने स्टे लेनी थी, वहां से सर्विस लेनी थी। इसका तो कोई निजाम ही नहीं ना बनता है। वो वायलेशन कर रहे हैं कानून की, बिल्कुल वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन वही है कि हम रोजाना की बुनियाद पर शोर वगैरह डाल रहे हैं, ऐसा किया जाए ऐसा किया जाए, लेकिन वही बात है कि हाथ लंबे हैं, किसी ना किसी तरीके से उन्हें रिलीफ मिल जाता है। लेकिन बदकिस्मती से टैक्सी सेक्टर को वो रिलीफ नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सरफराज मेहंदी साहब। असगर बागड़ी साहब आपकी तरफ, बागड़ी साहब ये बताएं जो ये कोरोना बुहरान में इमेज का क्या रोल है। हम देखते हैं जो पहले अयूबा के मामलात थे तो उसमें उन पेपर निकाला था कि टैक्सी का इतने % काम गिर गया है। अब जो सेसरी एक्टिविदाद एक्टिव लोगों ने करवाई है इसमें तो उन्होंने पेपर भी नहीं निकाला। ये शेड्यूल जो तय किया, ये तो टैक्सी सेक्टर के जो तंजीमें हैं उन्होंने आपस में ये सारे मामला तय किए हैं। तो इस सारे सिलसिले में उम्मते का क्या रोल है? जी आतिफ भाई, IMT वालों ने जो पहले जब कोरोना शुरू हुआ था या पहला लॉकडाउन लगा था, उस वक्त तो इन्होंने शो करवाया था कि ये टैक्सी वालों का काम जो है ना वो ये, बल्कि उन्होंने लेटर भी दिए थे और लीगली आप जो है ना वो सेसरे एक्टिदाद तदीर कर सकते थे, ये इन्होंने लेटर दिया था और सब ने तदीर किए। और उसके बाद जब हालात बेहतरी की तरफ आए, सबने समझा कि अब हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं। लेकिन बाद में आप फिर देखो कि कैसे हालात हुए, बाद में काम जो है ना वो बिल्कुल ही डाउन हो गया। फिर सारी एसोसिएशनों ने मिल के फिर रिक्वेस्ट की IMT से कि इस तरह करें कि ये हालात दोबारा जो है ना ये खराब होने शुरू हो गए हैं, तो इस तरह करें कि आप दोबारा से जो है ना वो हमें लेटर इशू करें, और दूसरा ये करें कि हमारे जो छुट्टियां ना उसको ज्यादा कर दें। पहले हम 2 छुट्टियां करते हैं, लेकिन आप 3 या 4 कर दें पहले की तरह। लेकिन IMT वालों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और एसोसिएशन उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह करें कि हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं और ये रिक्वेस्ट हमारी माने और वो दोबारा हमें कम से कम 60% या 70% जो काम हमारा डाउन हुआ है उसका लेटर इशू कर दें। लेकिन वो IMT वालों ने ये सारे काम करने से इनकार कर दिया। उसने तो दोबारा जो ये रो उसकी शुरू हुई है कोरोना की, उसमें तो बिल्कुल उन्होंने कोई भी मदद नहीं की। ये तो एसोसिएशनों ने ये जो काम कर रहे हैं, हम 4 दिन काम कर रहे हैं, ये भी इन्होंने अपना मिलजुल के फैसला किया कि हम काम करें। इस हवाले से IMT वालों ने बड़ा मायूस किया और जिस तरह उन्होंने रोल अदा करना था उस तरह उन्होंने टैक्सी की मदद नहीं की, क्योंकि वो महकमा एक सिर्फ टैक्सी के लिए है। उस हवाले से उन्होंने बिल्कुल भी इसकी जो है ना वो टैक्सी वालों की मदद नहीं की। अभी तक भी एसोसिएशन उनको यही कह रही हैं कि देखो भाई, हालात दिन ब दिन लॉकडाउन लग चुका है, दिन ब दिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो इस तरह करो कि ये चीज़ों को समझो और हमें कम से कम जो ये एसेसरी एक्टिविदाद पे डील करने की आप ही लेटर दे दो। अब तो हम कर रहे हैं, अपने रिस्क पे सारे लोग कर रहे हैं। वो बाद में अगर चेक करते हैं शायद हमारा वो हाउस ना हो या ना हो, ये तो हर बंदा सोच रहा है कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि अब तो रिस्क है। पहले तो हर बंदे ने किया था और सबको जो उसका अभी वो रिजेक्ट भी कर रहे हैं। इस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं यही है कि अगर लेटर वो IMT वालों का आपके पास होगा तो वो कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। और आप बड़े दोस्तों को कह रहे हैं कि मुझे मैसेज आ गया है कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। इस हवाले से IMT वालों ने टैक्सी वालों को बिल्कुल जो है ना वो अधूरा छोड़ दिया है और उन्होंने बिल्कुल टैक्सी वालों की मदद नहीं करी कि जैसे उनको करनी चाहिए थी। इस हवाले से तो ये जी बात। बहुत शुक्रिया सर बागड़ी साहब। पहले तो जो दोस्त हमारे टैक्सी सेक्टर के और बाकी दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज आपसे गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये आवाज पहुंचे। अच्छा असगर आसम गोंदा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताएं जो सेसदी एक्टिविदाद इस टाइम, पहले तो कुछ लोगों ने एक्टिव करवाया था, कुछ लोगों ने नहीं एक्टिव करवाया, लेकिन जो सेसदी एक्टिविदाद जिन लोगों ने एक्टिव करवाया है, क्या ये काफी है जितना बड़ा बुहरान है? जी आसम गोंदा साहब क्या कहेंगे आप? जी आतिफ भाई, आप देख लें सेसरी एक्टिविदाद में वो 650 यूरो 660 यूरो दे रहे हैं। ठीक है, 660 यूरो
यूरो में क्या बनता है, वो एक किस्त भी नहीं जाती, घर का खर्चा नहीं पूरा होता, जो काम है वो हमारा 80% गिर चुका हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम जो है ना, वो कम से कम 900 इनको करना चाहिए, जैसे थोड़ा बहुत टैक्सी सेक्टर जो है ना गुजारा हो सकता है। 660 में तो कुछ भी नहीं होता है, किस्त भी नहीं जाती जो है इसमें बिल्कुल। जिसकी फैमिली है, मकान का रेंट है, फैमिली की गास्तुएं हैं, गाड़ी की गास्तुएं हैं, इंश्योरेंस है, तेल है, काम बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। इससे 660 से क्या बनता है, इससे बिल्कुल कुछ भी नहीं बनता जो है ना। मैं यही अपील करता हूँ आर्या मेट्रोपोलिटाना से, वो भी जो है वो अपना लेटर इशू करे, जो हमारा काम गिरा हुआ है 80%, और वो हम लेकर जाए सेसरी एक्टिविदाद में, और जो मुतवा है उधर, और सेसरी एक्टिविदाद जो है ना वो राम सुकून से अप्लाई करें। ये ना हो कि हम कहें कि जो है पता नहीं हमारे साथ वो क्या करते हैं, कल को हमें पैसे वापस देने पड़ेंगे, और जो है इसके जो है ना इसमें इजाफा किया जाए, 660 की जगह से कम 900 होना चाहिए। चलो 900 में थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। जी, एक तो पैसे कम है, दूसरा उन्होंने लेटर ऐसा नहीं इशू किया। ये तो सारे, जिस तरह बावड़ी साहब ने कहा, अपने रिस्क पे ही सारे लोग जो है करवा रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आसम गोंदा साहब। मैं आऊंगा सरफराज मेहंदी साहब आपकी तरफ। सरफराज मेहंदी साहब, आप ये बताएं कि हम काफी अरसे से सुन रहे हैं कि आर्या मेट्रोपोलिटाना वाले अपनी ऐप लॉन्च कर रहे हैं। उस बारे में क्या अपडेट है? कब तक वो अपनी ऐप जो है लॉन्च करेंगे? प्लीज सरफराज मेहंदी साहब। आतिफ भाई साहब से पहले तो मैं एक बात करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा मशहूर एक राइटर हैं, रॉबर्ट कियोसाकी उनका नाम है। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी ना। उसमें उन्होंने एक बात कही थी, ये तकरीबन इस किताब को 10 से 15 साल हो गए हैं, ठीक है। उस वक्त इतनी ज्यादा बूम नहीं थी ये इंटरनेट की ना। उन्होंने एक बात ये कही थी कि आज से 10 या 15 साल बाद जो बिजनेस इंटरनेट पे नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं करेगा, वो आउट ऑफ क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन चीजों को, ये जो बिजनेसमैन है, इन्होंने इस चीज को ग्रिप कर लिया, इस चीज को पकड़ लिया। उन्होंने उन्होंने जनाब ज्यादा इस चीज पे वर्क शुरू करना कर दिया, और अपनी 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 एप्लीकेशन वगैरह बनानी शुरू कर दी। अब आपको तकरीबन दर्जन के हिसाब से ये एप्लीकेशन वगैरह मिल जाएंगी, जिन्होंने तकरीबन आधे से ज्यादा काम है जो वो इस पर शिफ्ट हो गया। दूसरी वजह यह है कि सबसे ज्यादा इन चीजों पर आसानी है, लेकिन अभी तक आप कहें ना कि इतना जोर डाला गया हो या उनको इन चीज पर मजबूर किया गया हो कि आप जल्दी से जल्दी करें। मेरा ख्याल है तकरीबन 8 महीने से साल तक का टाइम होने लगा है, अभी तक उस पे जो बुनियादी काम है वो बुनियादी काम कंप्लीट नहीं हो सका। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि मेरा ख्याल में तकरीबन एक या दो एसोसिएशन के अलावा दूसरी एसोसिएशन की का ये हेडेक नहीं बनता। उन्होंने इस चीज को ज्यादा सीरियस या ज्यादा संजीदा नहीं लिया। पिछले दिनों में ये सुनने में आ रहा था कि तकरीबन 1 या 2 हफ्ते तक आपको जनाब इसकी पब्लिसिटी है वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में या बस स्टैंड पर या रेलवे या ट्रेन स्टेशन पर आपको मिलेगी। लेकिन आप भी देख सकते हैं कि तकरीबन 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, ऐसी कोई भी चीज है वो देखने में नहीं आ रही। बाकी मेन चीज जो है कि वक्त के साथ साथ हमारे मसाइल है जो बढ़ते जा रहे हैं। इतना मुतालबा नहीं किया गया मेरे ख्याल में। इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा वक्त सर्व करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा फिलहाल इस टाइम ज्यादा वक्त देकर इस मामले को जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। क्योंकि सबसे मेन चीज है, अवाम अपनी सिक्योरिटी चाहती है, तो सिक्योरिटी आपको इन्हीं चीजों के जरिए मिल जाती है। क्योंकि एप्लीकेशन पे जब आपका काम होगा, आप टोटली सिक्योर है ना। आपको पैसे देते वक्त टेंशन होगी, अगर आपकी कोई चीज भी गुम होगी है तो आपको कोई मसला नहीं है। क्योंकि आजकल बंदे सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है तकरीबन सारी दुनिया में। इस वजह से ये जो एप्लीकेशन है ज्यादा कामयाब है। लीते टैक्सी को देख ले, स्टॉक वगैरह देख ले, सारों के पास अपनी अपनी एक प्राइवेट एप्लीकेशन है जिस पर वो वर्क कर रहे हैं। उनका निजाम जबरदस्त चल रहा है। लेकिन सफर कौन हो रहा है? सफर हम जैसे लोग हो रहे हैं, जो एसोसिएशन इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। उसमें पाक टैक्सी कह लें, जाहिर इस वक्त तो हमारी नुमाइंदा वही जमात है ना। लेकिन इस वजह से हम ज्यादा मुतासर हैं। इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सर्व करने की जरूरत है। कि तकरीबन मेरे ख्याल है 4 से 5 महीने का ये टोटल काम है, लेकिन साल से ऊपर होने लगा, अभी तक ये एप्लीकेशन तैयार नहीं हुई। ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए अगर हमको सरवाइव करना जी है इस टैक्सी सेक्टर में तो। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज मेहंदी साहब। मैं आऊंगा असगर बावड़ी साहब की तरफ से। बावड़ी साहब, आप ये बताएं कि जिस तरह आर्या मेट्रोपोलिटाना ने अभी ये इजाजत दी है डबल ड्राइवर की,
ये इजाजत आज से कुछ साल 2 साल पहले दे देते, लोगों का ख्याल ये है कि तो जो प्राइवेट कंपनियां इंटर हुई हैं इस सेक्टर में, जैसे काबिफाई है, जैसे उबर आई थी, अब वो काम नहीं कर रहे, उनको मौका ना मिलता। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी आतिफ भाई, ये तो बात आपने भी जैसे आपने सवाल में कह दिया है कि अगर यही इजाज़त आज से 2 साल पहले मिल जाती। आपको पता है कि पाक टैक्सी जो है ना, ये इस हवाले से बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। सारे दोस्त जो अपना सरफराज भाई, आसम भाई और बाकी भी दोस्त सारों ने इस बात पे बड़ा जोर दिया कि हर जगह जब बाहर को आते हैं गर्मी में तो उधर फालता हो जाता है काम का, उधर इतनी इतनी लंबी लाइनें लग जाती हैं। सांस स्टेशन पे ऐसे होता है, स्पेशली जो इवेंट होते हैं गर्मियों में, उनमें लोग बेचारे जो है ना वो खज्जल खराब हो जाते हैं। इस हवाले से अगर वो इजाज़त पहले दे देते तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां अब आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो शायद ना आती, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ पे कंप्लेन की है। और बड़े टीवी प्रोग्राम इस तरह के बने हैं कि ये देखो कि इधर टैक्सी को नहीं, इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि कभी लोग जो ना 2-2 4-4 किलोमीटर पैदल चल के सफर करके तय करके टैक्सी को तलाश करने के लिए निकल जाते थे। उस वक़्त टैक्सी का बड़ा काम था और इसका हर जगह फ़ालता होता था। टैक्सी जो ना वो अवेलेबल नहीं होती थी, नहीं मिलती थी। अगर उस वक़्त डबल ड्राइवर की इजाज़त होती थी, देखो अक्सर जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं कि अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि अपना सुबह निकलते हैं, स्पेनिश लोग या वैसे जो बंदा, आप देख लें 10% सिर्फ़ आपकी टैक्सी जो डबल ड्राइवर पे चलती है। बाकी तो सारे लोग सुबह निकलते हैं और शाम को अपना घर चले जाते हैं। रात को टैक्सी आपकी जो है ना वो तकरीबन 20% रह जाती थी। और इस हवाले से रात को जितना काम और दिन को भी स्पेशली होता था, जब बाहर को आते थे, आप देख लें कि एक बार को में 4-4 5-5 6-6 हज़ार बंदा आता था और शहर में भी टैक्सी ने काम करना होता था। अगर यही इजाज़त पहले मिल जाती तो मेरा ख्याल, अगर आप भी इजाज़त उन्होंने दी है, वो कहते हैं कि बकरी ने दूध दिता भी दे विच मेंगना पा के, आप भी जो उन्होंने जो इजाज़त दी है, उस पे के ये भी शर्त की है, वो भी करके आओ, आप अपनी पार्किंग की भी लेके आओ और आपने जो है ना ये करना है, वो करना है। वो अक्सर लोग बेचारे परेशान हो गए हैं कि ये नए ड्रामे शुरू हो गए हैं, ये नया इन्होंने काम शुरू कर दिया है कि अब आप वो पार्किंग का सर्टिफिकेट लेके आओ, फलां करो, ढमकान करो। चलो इजाज़त तो हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये अच्छा टाइम नहीं था जब ये इन्होंने इजाज़त दी है। इस हवाले से पहले अगर इजाज़त होती तो बहुत ही बेहतर होता। आप जानते हैं कि ये पिछले दिनों में दोस्तों ने सिर्फ डबल ड्राइवर की वजह से इतने-इतने महँगे लाइसेंस लिए और फिर जो 30-35-40 हज़ार की गाड़ी उसमें वो डाली मेहनत वाली जो वाली है। इस हवाले से उन्होंने दोस्तों ने चाहा कि यार चलो कम से कम हमारी कुप्पो हो जाएगी, डबल ड्राइवर हो जाएगा, बंदे बेचारे बड़े बीमार हैं वो कई, तो ये समझते थे कि अगर शायद ये हो जाएगा कि ये जो लोगों की फैमिली नुमेरोसा है, अगर इनको इजाज़त दे दें यार, कम से कम ये बंदे जो है ना वो अपना घर बच्चों को भी टाइम दे सकें। लेकिन उन्होंने इस किसी भी किस्म की जो है ना वो किसी भी शराइत को नहीं माना। तो अब देखो अब जो हालात खराब हो गए हैं, हालात बुरे हो गए हैं, तो अब वो कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम जो है ना वो डबल ड्राइवर की इजाज़त है, अब आप काम कर सकते हो। अब तो एक बंदा भी बेचारा काम करने के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन ये इजाज़त अगर पहले जिस तरह पहले इन्होंने कभी दी हुई थी, आप जानते हैं, उसी तरह होना चाहिए था कि जब जो भी बंदा ड्राइवर रखना चाहे, वो रख सके। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि टैक्सी को बड़ी प्रमोट करता था, ये अगर काम पहले हो जाता था। जी जी, आतिफ बहुत भाई। शुक्रिया असगर बागड़ी साहब। मैं थोड़ी सी बात और ऐड करूंगा। आप ये भी बता दें कि ये कोई कंडीशनल तो नहीं है ये इजाजत भी, कि ये ना हो कि 2-4-5 माह बाद ये हट, बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? आतिफ भाई, अभी तक तो इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी तक तो फिलहाल तो यही चल रहा है कि वो आपने पार्किंग का वो पर्ची लेके आनी है, कॉन्ट्रा तो लेके आना है कि जिधर आपने गाड़ी खड़ी करनी है, और अपने ड्राइवर का जो है ना वो आलता सूरजा सोशल में आलता करके लेके आओ। फिलहाल तो यही चल रहा है, लेकिन अभी कुछ खबरें चल रही हैं, पता नहीं उसमें कितना बात सच है ये नहीं, कि बाद में यही लोग जिन लोगों को वो कह रहे हैं कि आप ड्राइवर रख लो, बाद में इनको कोई शायद ओब्लिगेट करें कि आप लोगों ने कोई इम्प्रेसा बनाना है या इस तरह का कुछ सिलसिला हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि
अगर ये इजाज़त हो गई है तो बाद में ख़त्म हो जाए। लेकिन पहले भी आप जानते हैं कि इसी तरह इन्होंने किया था, इजाज़त दी, बाद में इजाज़त को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जिन लोगों ने बंदे रख लिए हैं सो वो रख सकते हैं, और उसके बाद नया बंदा जो ना उसको इजाज़त नहीं होगी बंदा रखने की। लेकिन ये कुछ क्या नहीं जा सकता, अभी तक मैं नहीं समझता, या मेरे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है कि जो ये हो कि भाई बाद में ये बंद हो जाएगी। अगर भाई सरफराज या आसम भाई के पास है तो वो शायद आपको वो इसका सही जवाब दे सकें। जी बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा आसम गोंदल साहब आपकी तरफ। आप ये बताएं कि इस सेक्टर बार्सिलोना टैक्सी सेक्टर से अब तक कितने पाकिस्तानी हैं जो वो बसता है इस सेक्टर से? जी आसम गोंदल। जी या तो भाई जो अपने दोस्त हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां ली हुई हैं वो तकरीबन लगभग 900,000 के करीब हैं, और जो तरबाखा दौर हैं सारे मिला के तकरीबन 3,3200 बनते हैं जो टैक्सी सेक्टर से इस वक्त मुंसलिक है। जी बहुत शुक्रिया आसम गोंदल साहब। आप ये भी बताएं कि कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके अपने लाइसेंस हैं, को अंदाजन कितने को लोग ऐसे हैं? जी या तो भाई तकरीबन 900 से 1000 जो दोस्त हैं अपने जिन्होंने अपना लाइसेंस खरीदे हुए हैं। जो 1 साल पहले जो है वो तकरीबन 500-600 से थे, और आज जो है ना तकरीबन 900 से ज़्यादा है जिन्होंने अपने लाइसेंस खरीदे हुए हैं। आप ऐसे अंदाजा लगा लें कि काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने भाइयों ने, और जो है मिलियन मिलियन जो यूरो की इन्वेस्टमेंट है। ये जो मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट ये सिर्फ हमारे जो पाकिस्तानी उन्होंने इस सेक्टर में की हुई है। जी जी, या तो भाई यही मैं बता रहा हूँ कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और देख लें आप जो काम है, काम इस वक्त बिल्कुल कोई नहीं है। और जो है गवर्नमेंट भी बिल्कुल जो है टैक्सी सेक्टर की जिस तरह दूसरे सेक्टर की इन्होंने मदद की हुई है, रेस्टोरेंट देख लें या जो है अपना TMA में जो है उनकी जो देख लें, उनको जो मेट्रो को काफी ज्यादा सब्सिडी दी हुई है। इस तरह से हमें बिल्कुल जो है ना टैक्सी सेक्टर को, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जो है ना टैक्सी सेक्टर को भी इस तरह की मदद दी जाए। ये 2000 सुन रहे हैं ऑटोनोमो का वालों को दे रहे हैं, लेकिन वो भी उसमें कभी कुछ सुन रहे हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं। फिलहाल जो है ना कोई खास कोई टैक्सी सेक्टर पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ख्वाह वो सूबाई हुकूमत हो, ख्वाह वफाकी हुकूमत हो। इधर सूबाई हुकूमत भी जो है वो भी कोई तवज्जो नहीं दे रही टैक्सी सेक्टर के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया आसम गोंदल साहब। मैं आऊंगा सरफराज मेहंदी साहब आपकी तरफ। सरफराज मेहंदी साहब आप ये बताएं, इस बुहार में इस इख्तिजाज में जो आजकल हो रहा है, कौन सी सेक्टर की ऐसी तंजीमें हैं जो स्पेशली बहुत अच्छा सेक्टर की बेहतरी के लिए रोल प्ले कर रही हैं? आपके ख्याल में कौन सी ऐसी है? आतिफ भाई, मुझे तकरीबन 4 साल का अरसा हो गया है। तकरीबन 5 साल का अरसा ने टैक्सी सेक्टर में काफी सारी तंजीमात हैं। उसमें हमारी पाक टैक्सी भी काफी सारी एक्टिव हुई है, पहले की निस्बत बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है। तो जो मैं सबसे ज्यादा किरदार इस वक्त देख रहा हूँ या पिछले सालों से मैं देख रहा हूँ ना, वो लीते टैक्सी का जो किरदार है वो बड़ा शानदार या बड़ा उभर कर सामने आ रहा है। तकरीबन उनकी जो क्यादत है ना वो सारी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। वो मामलात पर कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, वो मामलात को हल करने वाले। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि तकरीबन जब भी होता है लीते ताक्सी है जो वो हमारे सेक्टर की नुमाइंदगी कर रही होती है। बाकी फिर सारे कहते हैं जनाब हमने ये किया, हमारी ये प्लानिंग थी, हमने ऐसा सोचा था। भाई जब आप सोचते रहते हैं या प्लानिंग करते रहते हैं, जब आप वर्क नहीं करते तो वो प्लान आपका नहीं रहता। हमेशा प्लान उसी बंदे का होता है जो उस चीज पर वर्क करता है, जो दिखाता है कि हाँ मैंने ये चीज है जो वो कर दी है। आपको पता है कि 26 तारीख तकरीबन 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने हड़ताल करनी है, ये हमारे मुतालिबात हैं और इन्हें मानना चाहिए। उन्होंने जनाब इस चीज की कॉल दी तो डेलीगासियोन देल गोबियर्नो उन्होंने इन मामलात पर पहले तो इतना रिएक्शन नहीं किया, उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। फिर आपको पता है कि मीटिंग 10 बजे की बजाय जनाब वो 4 बजे चली गई है। फिर जब उन्होंने अपने मुतालबात वगैरह उन्होंने सामने रखे, उन्होंने कहा कि हम गौर करेंगे। उस वक्त लीते टैक्सी को जो तर्जमान है या तीतो है, उन्होंने कहा गौर करने का वक्त गुजर चुका है, अब आपको एक्शन लेना होगा क्योंकि हम बहुत बड़े बहरान का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त हालात इस तरह के गंभीर हो चुके हैं कि अपने टैक्सी के वाजिबात अदा करना तो एक अलहदा हमारे पास अपने खाने के लिए जो वो चीजें नहीं है, तो सर्वाइव का नज़ारे मकानात की जो किस्तें हैं वो भी देनी है। तो काफी सारे गंभीर मसाइल थे। मेरे ख्याल में इस स्टेप को उन्होंने ज्यादा जो है ना
वो बूस्ट किया है, उन्होंने ज्यादा इस चीज को सीरियस लिया। उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर, आपको पता है तकरीबन जो 40% टैक्सी थी वो हर दिन रोड पे होती थी। 7 दिन उन्होंने हड़ताल किया। जनाब हमारे ये जितने ये सियासतदान या जितने बड़े इदारे थे, आप घुटनों पे आ गए हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है जितने भी सारे उन्होंने मुतालिबात सामने रखे हैं वो कबूल हुए। अब मेरा ख्याल है कि घुटनों पे टैक्सी का जो मुतलका इदारा इमत है उसको इंशाल्लाह आना पड़ेगा। हमारे जो सारे मुतालिबात हैं वो मंजूर करने पड़ेंगे। उसकी मेन वजह टैक्सी सेक्टर बिलियन के हिसाब से जनाबे वाला इनको सालाना रेवेन्यू है जो वो देता है। ठीक है, अगर इस वक्त ये हमें 2000 या 3000 यूरो की मदद नहीं कर सकते। आपको पता है कि यूरोपियन का जो सिस्टम है जो ये सारा डेबिटिज्म पे चल रहा है, डेबिट देते हैं तो इनकी मुआशत है जो वो एक्सपेंड करती है। तो अगर जनाब ये इसी तरह चलते रहे, हर 4 साल के बाद बुहरान आ गया, अवाम ने जो बचत की हुई है, जो कुछ दोस्तों वगैरह से लेवरेज वगैरह ली हुई है, अगर वो इसी तरह हमारी जाया हो जाएगी, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कल पेंशन के वक्त आप इन लोगों को क्या देंगे? 600 700 या 800, जाहिर है जब बुरान आता है आप सारी अपनी वो जमा पूंजी वो तो सारी जाया कर देते हैं। 2-3 साल इसी तरह आपके वो जाया हो जाते हैं वक्त को गुजारने में। जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हर चीज है जो वो महंगी हो रही है, लेकिन टैक्सी के टैरिफ बदकिस्मती से जिसे आप उर्दू में नरक कह सकते हैं, उसमें भी तब्दीली आनी चाहिए, थोड़ी महंगी होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल काम है। बंदे कहते हैं कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। आप ये भी तो देखें ना कि आपका जो लाइफ स्पैन है या आपकी जो एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा इस काम में वेस्ट हो रही है। कितने कितने हम घंटे काम करते हैं, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करके ठीक है पैसा कमाते हैं, लेकिन इस हिसाब से मेरे ख्याल है चीजें भी महंगी हो रही हैं। अगर हम लाइफ ऑफ क्वालिटी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं ना, तो चीजों को थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो ये जाहिर है थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा थी, लेकिन मैं लीते टैक्सी को इस मौका पर बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है और इसके लिए वो मुबारकबाद या दादे तहसीन के हकदार हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा असगर बागड़ी साहब आपकी तरफ। असगर बागड़ी साहब, पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो ये गिरती हुई प्राइस है टैक्सी की, इसको देख के वो कहते हैं कि वो खरीदने में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या ये सही मौका है टैक्सी खरीदने का इस टाइम? जी आतिफ भाई, इस वक्त तो सब लोग जानते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल है। ये अभी तक तो कोई पता नहीं है कि हालात किस तरफ बैठते हैं। अभी देखो भाई, ये कोरोना जो है ना, पहले तो हम समझे थे जब पहले रोज की खत्म हुई, दिन ब दिन होटल खोलने शुरू हो गए, दिन ब दिन काम में बेहतरी आना शुरू हो गई। हम समझते के थे यार चलो पहले से ये जो 2 3 4 महीने गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के, अब जो ना हमें खुशी होती थी कि यार ट्रैफिक गलियों में बढ़ रही है, काम की जो सिचुएशन लगता है कि बेहतर हो रही है। उस वक्त देखने में तो यही लग रहा था कि ये जो सुनामी आया और गुजर चुका है, लेकिन दिन ब दिन फिर फील और शुरू होना हो गया कि यार ये तो हालात जो है ना अभी तक तो ठीक नहीं हो रहे। लेकिन ये देखो कि जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन या कि इसका परमानेंट इलाज नहीं आता, तब तक तो सूरत हाल गैर यकीनी है। अब ये सर्दियां दोबारा शुरू हो गई हैं, लोगों को आपने देखा कि 50,000 फिगर भी गया है जिन लोगों को पॉजिटिव आया। अगर यही सूरत आ रही तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बेहतरी की तरफ, या समझें कि भाई काम में बेहतरी आएगी। लेकिन ये देखो, दिसंबर में ये कोई वो वैक्यूनस को लगा रहे हैं, ये बंदे को जो इसलिए कि इस हवाले से लगा रहे हैं कि बंदे को जो अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो थोड़ा सा मजबूत हो, तो शायद वो कोरोना की फाइट कर सके। अगर ये लोगों को इन्होंने दिसंबर में लगाना शुरू किया, 4 5 महीने तक ये लगाएंगे, ये सिलसिला इनका मेरा ख्याल है जून तक चलेगा। तो अगर ये चला और इस लोगों ने थोड़ा सा इसको तसल्ली बख्श समझा कि अगर यार ये जो लगा है ना इसमें थोड़ी सी, असल बात आप भी समझते हैं कि ये कोरोना चलो है बीमारी और बेशक है, और कई लोगों को जाने भी ले गई हैं, और लेकिन अगर बंदा थोड़ी सी हिम्मत करे और थोड़ा सा तसल्ली करे। हम इंग्लैंड में पिछले दिनों गए, आसम भाई भी जानते हैं, लोग बिल्कुल बेपरवाह उधर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कोई लोग जो ना टेंशन नहीं ले रहे। लेकिन जब ये आपको टीका लगेगा शायद आप समझेंगे कि यार ये हम जो ना वो आबे हयात पी लिया, अब हमें कोरोना कुछ नहीं कहेगा। अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह गर्मियों में आप देखेंगे वो कॉन्फ्रेंस भी, मोबाइल कॉन्फ्रेंस भी जुलाई में जो आगे चली गई है, अगर वो सॉरी, अगर वो उस वजह से अभी अगर वैक्सीन ना भी आई ना,
तो ये आपको जब वो टीका लगेगा उसको लोग थोड़े से मुतमिन अगर हो गए ना, तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो है ना, वो जुलाई के बाद जब कॉन्फ्रेंस भी होगी, कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी, तो हमारा काम भी बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन फिलहाल गैर यकीनी सूरत हाल है, कुछ कह नहीं जा सकता। वो वैसे भी ये जुलाई में गई, अख्तर बावरी साहब, जुलाई में क्या तो ये गई है, लेकिन अभी माकूना तक आ कोई उसका रहा कंफर्म नहीं है। है? वो जी सुनने आदम में आ भाई। रहा है कि दिसंबर एंड तक, जनवरी तक वो जो वैक्सीन है वो लगानी शुरू कर देंगे। इस बारे में कोई इतलात कंफर्म है? कोई ऐसा अगर हो जाता है तो की जाती है, अगर ऐसा होता है तो यकीनन जिस तरह बाकी सेक्टर में पड़ेगा, टैक्सी सेक्टर भी बेहतर होगा। नहीं आतिफ भाई, ये कोई वैक्सीन थोड़ी है। ये जो लगा रहे हैं ना, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये आपको कोरोना की वैक्सीन लग रही है। ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है। ये आपको वो लगेगा कि आपका जो निजाम है ना, वो कोरोना के लिए फाइट करने में ज्यादा मजबूत होगा, ताकतवर होगा। और ये नहीं आप समझ सकते कि ये मैंने वैक्सीन लगवा ली है और अब मुझे जो ना वो कोरोना नहीं हो सकता। ये नहीं है। ये सिर्फ है कि अगर आपको कोरोना हो गया, तो ये जो ना वो आपका मदद करेगी और आपको कोरोना के साथ फाइट करने में मददगार साबित होगी। ये इस हवाले से लगा रहे हैं। ये नहीं है कि भाई कोरोना की ये वैक्सीन को लग रही है। अगर कोरोना की वैक्सीन है ना, जिस बंदे को लगी तो आप तो समझो कि भाई वो तो समझो कि भाई वो समझेगा कि आप मुझे वैक्सीन लग गया, मुझे कोरोना नहीं होगा। ये ऐसी बात नहीं है। ये अभी जो लगा रहे हैं, ये सिर्फ बंदे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, उसको मजबूत करने के लिए, उसको ताकतवर करने के लिए, कोरोना की फाइट करने के लिए लगा रहे हैं। तो इस हवाले से अगर लगा, तो मैं समझता हूँ कि बाद में अगर लोगों ने थोड़ा सा भी ये जेहन में बिठा ली बात कि यार हमें लग गया, अब हम कोरोना की जो है ना वो फाइट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मे भी इस हवाले से कुछ काम बेहतर हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी लाइसेंस जो है ना वो नहीं खरीदना चाहिए। अभी पहले भी आपको मैंने बताया जी कि बहुत लाइसेंस शुक्रिया। 10 से 15 हजार यूरो मजीद सस्ता होने की तवक्को मैं तो रखता हूँ। क्योंकि ये आगे जी बहुत दिसंबर और शुक्रिया। जनवरी और फरवरी ये आ रहा है, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो कर्जे भी नहीं लोगों के पास हो रहे, और ये जो ना लाइसेंस नीचे आएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा असगर बागड़ी साहब की तरफ। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, एंड पे चलते हैं। आप ये बताएं कि 2021, आप अपने अंदाजे में कब तक देखते हैं कि ये टैक्सी सेक्टर जो है, जिससे हमारे काफी लोग वाबस्ता है, आपने बताया 3,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो इस सेक्टर से वाबस्ता हैं, कब तक ये सेक्टर बेहतर हो जाएगा? आपके अंदाजे में आप क्या कहते हैं? जी आसम गोंदा साहब। जी तो भाई जो है मैं जो देख रहा हूँ वो जो है ना तकरीबन अगले साल के एंड पे थोड़ी बहुत सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अगर लॉकडाउन में इन्होंने नरमी की, अगर लॉकडाउन में नरमी की तो तकरीबन जो है, जब असगर भाई भी बता रहे थे मोबाइल कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर इन्होंने बेहतरी की, हालात बेहतर हुए, तो अगर मोबाइल कॉन्फ्रेंस होगी बार्सिलोना में तो टैक्सी सेक्टर का थोड़ा बहुत काम बेहतर हो जाएगा। बाकी ये रहेगा, सीजन भी आ रहा है आगे गर्मियों का, अगर वैक्सीन आ गई, लोगों का कोई डर हो थोड़ा दूर हो गया, टूरिस्ट आना शुरू हो गया बार्सिलोना में, जो है होटल उन पे मूवमेंट हो गई, तो टैक्सी का थोड़ा बहुत काम जो बेहतर हो जाएगा। वैसे अगर यही इसी तरह रहा, लॉकडाउन रहा, टूरिस्ट ना आया, बारको ना आए, आप इससे अंदाजा लगाएं, जब बारको आते थे, 2-3 बारको रोज के आते थे, हर बारको में तकरीबन 4-5 हजार लोग आते थे, उनके लिए जो है टैक्सी कम पड़ जाती थी, फालते भी हो जाते थे। और जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे भी आप 1 घंटे में सवारी उठा लेते थे, काफी ज्यादा फ्लाइटें होती थी। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, 6 घंटे एयरपोर्ट पे लग रहे हैं, बारको का बिल्कुल नाम निशान नहीं है, और जो है होटल उन पे भी ना होने के बराबर है। तकरीबन 5-7% जो है ना वो टूरिस्ट आ रहा है। ये सारा जो है ये इफेक्ट करता है टैक्सी सेक्टर को। और जो है तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि अगर लॉकडाउन में इन्होंने नरमी की, अगर मोबाइल कॉन्फ्रेंस होगी बार्सिलोना में, अगर वैक्सीन आ गई, तो तकरीबन जो है ना अगस्त सितंबर में थोड़े हालात बेहतर हो जाएंगे इससे, जो हालात अभी चल रहे हैं। अभी तो बिल्कुल ही जो है टूरिस्ट भी नहीं है, बारको नहीं है, जो है एयरपोर्ट पे जाएं, एयरपोर्ट भी बिल्कुल नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि हम जो है डिपेंड ही बिल्कुल टूरिस्ट पे करते हैं। लोकल मकामी जो लोग हैं वो तकरीबन कर लें कि 15-20% जो है ना वो टैक्सी यूज करते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो मेट्रो की तरजीह देते हैं।
और जो दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन लोकल 15 से जी बहुत 20% शुक्रिया। लोग जो है वो टैक्सी इस्तेमाल करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आसम गोंदा साहब। मैं आऊंगा सरफराज मेहंदी साहब की तरफ। सरफराज मेहंदी साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊंगा। आप ये बताएं कि 2021 आप कैसा देखते हैं? क्या इस सेक्टर में बेहतरी आएगी? अगर वाकूना आ जाता तो आप क्या समझते हैं कब तक ये सेक्टर अपनी आबोताब के साथ बहाल हो जाएगा? जी सर मेहंदी साहब। आतिफ भाई, दो तीन चीजें हैं। जब ये वबा आई थी ना, तो मैं बिल गेट्स को यहाँ पे कमेंट करना चाहूंगा। उसने कहा था कि तकरीबन आपको 18 महीने तक लगेंगे इस वैक्सीन के आने तक। ठीक है, वैक्सीन के आने तक अब आपको पता है कि तकरीबन है जो 10 महीने 10 या 12 महीने होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 6 महीने का फिगर है। ठीक है, अभी तक तकरीबन आपको पता है कि तकरीबन 150 से ज्यादा जो बाकूनस है या वैक्सीन है उन पर वर्क हुआ है। उनमें से सिर्फ तकरीबन 20 सिलेक्ट की। आप 20 में भी ज्यादा जो पायदार हैं या मुस्तनद है वो सिर्फ 6 हैं। लेकिन 6 भी अभी इस रिजल्ट पर नहीं पहुंचे कि वो हमें सिक्योरिटी दे सके कि हमारी जो इस तरह कह ले कि हम ये डर से बाहर निकले। अभी तक मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा फियर है मार्केट में। कोई बंदा भी इस वक्त मार्केट में एंटर नहीं होना चाहता, बल्कि जो ज्यादातर सिक्योर होना चाहते थे, उन्होंने क्या किया कि अपना सरमाया निकाल कर उन्होंने सोने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि किसी भी मुआशरे में या किसी भी मुल्क में तकरीबन बहुत थोड़ी कम्युनिटी होती है या बहुत थोड़ी परसेंटेज होती है जो बंदे बिजनेस करते हैं, या उसके लिए वो आप कहते हैं कि उनके उनके अंदर ये इनकरेज होता है कि बिजनेस किया जाए। इस वक्त हुआ क्या है कि एक बड़ी तादाद है जो कारोबारियों की वो डिफाल्टर हो गई है। ठीक है, डिफाल्टर होगी। अब नए बंदे कहां से आएंगे जिन्होंने बिजनेस करना है? जाहिर है नए बंदे के पास तो पैसे भी नहीं है। यही बंदे थे इस वक्त जो ज्यादातर डिफाल्टर हो गया। बाकी दूसरी जो मेन वजह है, मुकामी से ज्यादा आलमी तौर पर बेरोजगारी है जो ज्यादा बढ़ी। अफराते ज़र भी ज़ाहिर आने वाले सालों में जरूर बढ़ेगी, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मुतासर करेंगी। काम आपको आपकी गवर्नमेंट ने नहीं देने होते। किसी भी तबका के जो कारोबारी या बिजनेस माइंड जो जेन होता है, जो कारोबार वगैरह बनाता है, वो आपको काम देते हैं। मैकडोनल्ड कह लें, KFC कह लें, इस तरह की कोई भी बड़ी कंपनियां कह लें, ये गवर्नमेंट ने तो नहीं ना बनाई। ये तो बंदों का विजन था, उनके पास एक आइडिया था, उन्होंने इस चीज पे वर्क किया, उनकी कंपनियां कामयाब हो गई, फिर उन्होंने उस हिसाब से बंदे वगैरह रखने शुरू कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन अगले साल तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह मशत अपने पाँव पे, तो तकरीबन 3 से 4 साल तक अभी से टाइम लगेगा खड़ा होने में। लेकिन कम अज कम आसानी के साथ नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा वक्त हम ज्यादा दे के अपने अखराजात हैं वो हम कर सकेंगे। 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, स्पेन को रिकवर करने में 9 से 10 साल लगे हैं। मैं अगले दिन तकरीबन मेरे ख्याल 2 से 3 दिन हो गए, मैं जनाब इनकी यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट वगैरह पढ़ रहा, तो उन्होंने कहा तकरीबन 14 से 16 साल इस वक्त लगेंगे स्पेन को अपनी पहले वाली हालत में आने में। दूसरी वजह आपको पता है कि अमेरिकन मुआशरत और अमेरिकन इलेक्शन सारी दुनिया पे बहुत ज्यादा जो वो डिपेंड करता है, उसके बहुत ज्यादा असरात होते हैं। इस वक्त डेमोक्रेटिक की जो गवर्नमेंट आई है, वो आपको पता है कि वो ज्यादा गवर्नमेंट पे ये पब्लिक पर वो ज्यादा फोकस करते हैं, वहां पे ज्यादा। अब हुआ क्या है कि तकरीबन ज्यादा जो तबका था वो डोनाल्ड ट्रंप से तंग था। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो बाइडेन को किया। अब जो देखने में आ रहा है, या दुनिया के जो जितने बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर है, हेज फंड है, या जितने भी बिलियनर आपको इन्वेस्टर, वो यही कहेंगे तकरीबन मार्केट क्रैश होने वाली है। अगर ज़ाहिर है मार्केट क्रैश होने वाली है, बंदों के पास खाने के लिए नहीं है, कारोबार वगैरह नहीं है, तो कीमतों तो ज़ाहिर है फिर मजीद चीजों की नीचे आएगी, महंगाई बढ़ेगी। अभी तकरीबन जो है ना एक साल तक का अरसा जो है मार्केट को लगेगा, हमारी मुआशरत को भी तकरीबन थोड़ा सा कि हम अपने थोड़े आसानी से वाजबात अदा, एक साल का तकरीबन अरसा लगना है। बाकी दूसरी वजह बाकूना अगर कोई मुस्तनद आ भी जाते हैं, उसके सेकेंडरी इफेक्ट है या सानवी असरात है, वो भी चेक करने हैं। उसे चेक करने के लिए भी आपके पास तकरीबन 6 से साल तक का अरसा लग सकता है। अभी लोगों में बहुत ज्यादा खौफ है, तो इस खौफ को निकलने के लिए, या काफी सारे बंदे हैं जो आपको पता है कि अभी तक उन्होंने अपने आप को अपने घरों तक ही महदूद करी है। अभी टाइम लगेगा इन सारी चीजों को रिकवर होने। मेरा नहीं ख्याल कि अभी अच्छा। अभी मैं एक चीज यहाँ पर कोट करना चाहूंगा रुथ चाइल्ड की। उसने कहा था कि बाई व्हेन द ब्लड इज रनिंग इन द स्ट्रीट इवन द ब्लड इज योर ऑन। उस वक्त खरीदारी करो कि जब सारी दुनिया खरीदारी करने का ना सोचे। ठीक है,
उस वक्त आप लोग खरीदारी करो, आपको चीजें सस्ती मिलेगी, उस वक्त हिम्मत आप दिखाओ। तो अभी मेरा ख्याल है कि वो वक्त नहीं आया, इंशाल्लाह जी 6 उस महीने टाइम या तो 8 महीने पैसे तक भी वो नहीं ना वक्त आएगा। होते, लेकिन क्या? सरफराज मेहंदी था उस टाइम तो अभी जो बुहरान चल रहा है, अभी तो लोगों के पास पैसे भी नहीं है। बहरहाल मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ असगर बागड़ी साहब आपका, आसम गोंदल साहब आपका, सरफराज मेहंदी साहब आपका, और अपने सारे नाजरीन का बहुत शुक्रिया। आपने ये प्रोग्राम देखा। ये हमारा टैक्सी सेक्टर है, इससे ये हमारे लोग वाबस्ता हैं। इसका जो इस टाइम कोरोना बुहरान चल रहा है उसमें ये यकीनन ये सेक्टर भी बहुत अफेक्ट हुआ है। तो यकीनन आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान आतिफ गोंदल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अनटिल द नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। शुक्रिया तब भाई, शुक्रिया भाई असगर भाई आसम, इंशाल्लाह अगले सेशन। जी